प्रधानमंत्री ने लेकिन जो कुछ इशारों में कहा उसकी बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा देश के सामने बहुत चुनौतियां देश के अंदर भी हैं, देश के बाहर भी हैं। देश में ऐसे तत्व हैं जिनको देश की तरक्की पसंद नहीं है। और आज तो खैर मौका था, तो जब वो सब बातें कह रहे थे इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश में होता है, चलता है, अरे हम क्यों काम करें, अरे अगली पीढ़ी का काम हम क्यों अभी करके जाएं। ये कल्चर था। जब वो ये सब बातें कह रहे थे तो राहुल गांधी जी आज एलओपी थे, तो वो नजदीक ही बैठे हुए थे, वो सब भी सुन रहे होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि कौन है वो जिसको हमारी देश की तरक्की ही पसंद नहीं हमारे देश में, इस पर जरूर बहुत रिएक्शंस आए। और मैं आपको वो बात प्रधानमंत्री की सुनाता हूं, फिर उसके बाद स्टूडियो में हमारे सारे मेहमान बने हुए हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। प्रधानमंत्री क्या किसी विदेशी साजिश की ओर भी इशारा कर रहे थे? सुनिए। हम संकल्प के साथ तो बढ़ तो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला न हो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। ऐसी विकृत मानसिकता से भरे हुए लोगों की कमी नहीं होती है। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। वे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं। ऐसे मुट्ठी भर निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग जब उनके गोद में विकृति पलती है तब वो विनाश का कारण बन जाती है, सर्वनाश का कारण बन जाती है, एनार्की का मार्ग ले लेती है। और तब देश को इतनी बड़ी हानि हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे जो छुटपुट निराशावादी तत्व होते हैं, वो सिर्फ निराशा इतना नहीं है, उनकी गोद में विकृति पल रही है। ये विकृति विनाश के, सर्वनाश के सपने देख रही है, ताने बाने जोड़ने की प्रयासों में लगी हुई है। देश को इसे समझना होगा। लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि हम हमारी नेक नीयत से, हमारी ईमानदारी से, राष्ट्र के प्रति हमारे समर्पण से हम सारी परिस्थितियों के बावजूद भी विपरीत मार्ग पर जाने वालों के लिए भी, उनके भी दिल जीत करके हम देश को आगे बढ़ने के हमारे संकल्प में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। सवाल ये है कि देश के नुकसान में कौन अपना फायदा ढूंढ रहा है। अनंत जी, पूरी बात आपने सुनी। कौन है ऐसा जो देश का भला नहीं चाहता है? देश में या विदेश में? मुझे तो लगता है कि देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेशी ताकतों के इशारे पर, मैं लगातार इस दिशा में बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, कि जो विकसित भारत के स्वप्न को पंचर करना चाहता है, वो ऐसी ताकतें लगातार निरंतर लगी हुई हैं। और उनको सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश से भी उनको फंडिंग भी हो रही है, उनको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट भी हो रहा है। ये जो संविधान लहराने वाला आइडिया है, ये इंडिया का नहीं है। ये माओ के ज़माने में जब वो लाल क्रांति हुई थी, तब वहाँ एक लाल किताब की क्रांति हुई थी, और रामकृपाल जी बैठे हैं, वो यही छोटा लाल किताब वहाँ लहराया जाता था। तो मैं किसी दल को देशद्रोही नहीं कह सकता किसी को, क्योंकि वो भी अपने ही लोग हैं। लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो भारत को वैश्विक स्तर पर बहुत उसकी व्याप्ति हो जाए, इसको संदेह की दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि जो पिछले 8-10 वर्षों में हमने देखा कि भारत की धमक वैश्विक मंचों पे बहुत बढ़ी है, और उसका कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 2024 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें आई, तो आप ये समझिए कि नरेंद्र मोदी की अभूतपूर्व लोकप्रियता थी। अगर न होती तो जितनी ताकतें राउंड द क्लॉक लगी हुई थी, उन ताकतों को सफलता मिल जाती है। और याद करिए, ये शुरू कब से हुआ? बोस्टन में जब नरेंद्र मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, तभी से कान लोगों के खड़े हुए कि भाई ये तो अब विदेशों में आकर भी सरकार बनवा रहा है।
तो वो उस तरह से चीजें वहां से शुरू हुई, वहां से फंडिंग स्टार्ट हुआ, वहां लोगों को मिलना जुलना आरंभ हुआ, वहां की संस्थाएं जो लॉबिस्ट हैं। अब देखिए, अब बांग्लादेश जो हुआ उसको भारत को निशाने पे लेके किया गया है, और बांग्लादेश में अमेरिका की भूमिका अभी भी संदिग्ध है। अमेरिका के जितने भी लॉबिस्ट हैं, जिस दिन उन्होंने शपथ ली मोहम्मद यूनुस ने, उस दिन दनादन 20-22 ट्वीट हुए हैं कि ये बहुत अच्छा काम हुआ, ये बहुत अच्छा काम। ये भारत को घेरने का प्रयास है। ये बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाकर अमेरिका अपनी चलाने के चक्कर में, एशिया में उसका कुछ बचा नहीं था। अब पाकिस्तान तो अब न 9 में न 90 में उनकी कोई वक़्त ही नहीं रही बेचारों की। तो अमेरिका को एक ऐसा कठपुतली शासन करने वाला आदमी चाहिए था जो मोहम्मद यूनुस के रूप में उनको मिलता है। और मोहम्मद यूनुस की तस्वीरें आप देखिए, हर जगह वो उसी कॉकस से जुड़े हुए हैं जो जॉर्ज सोरोस से जाके जुड़ता है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जब ये सारी बातें कहते हैं तो देश की कुछ ताकतें अवश्य, जो एनजीओ संस्कृति जहां फंडिंग होती है, जितने प्रकार के फाउंडेशन ये भारत में फंडिंग करते हैं, और सबकी दिक्कत ये हो गई है कि अभी होम मिनिस्ट्री ने जो विदेश से चंदा लेने वाला था उस पर बहुत सख्ती कर दी है। 1000 से ज्यादा आप जिस मसले के लिए चंदा ले रहे हैं आपको उसी में खर्च करना पड़ेगा। ये नियम बहुत सख्ती से लागू किया। पहले क्या होता था कि आपने रिसर्च के नाम पे विदेश से पैसे लिए और पॉलिटिकल एक्टिविटी में उसको लगा दिया, आपने एजुकेशन के नाम पर विदेश से पैसे लिए और आपने पॉलिटिकल एक्टिविटी में उसको डाइवर्ट कर दिया। अब ये सब बंद हो गए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर के लोग इससे भन्नाए हुए हैं, अंदर के लोगों को भी बड़ी तकलीफ हो रही है, जो इसी देश के हैं, जिनका दाना पानी खाना पीना सब विदेशी धन से चलता था, उनको थोड़ी परेशानी हो गई। इसलिए वो एकजुट आपको दिखाई देंगे। ये एकजुटता कितने दिनों तक चलेगी इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि इसकी बुनियाद स्वार्थ और धन पर टिकी हुई है। इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट हमको समझना चाहिए। बांग्लादेश में जो हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री का कहना है कि यहां भी कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं। बयान भी आ गए सौरभ जी, ऐसे बयान भी आ गए। हाँ, कुछ तो चाह रहे हैं कुछ। हाँ, कि भारत में भी हो सकता है ऐसा। सौरभ, भगवान न करे ऐसी कोई सिचुएशन हो कि भारत पे हर तरफ से आक्रमण हो। उस वक्त कुछ लोग जो है सबसे पहले भारत से भागेंगे, जिनके यूएस में, यूके में, यूरोप में इन्वेस्टमेंट्स है, मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट्स है, उनके बच्चे जो है सेटल्ड है। कई सारे लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कई सारे लोग जिनके एक पाँव जो है बाहर है और एक पाँव अंदर है, वो एनार्की चाहेंगे कि भारत में हो। अभी जिस दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है, एक ऑलमोस्ट एक ग्लोबल ऑर्डर का एक डिसरप्शन हो रहा है बहुत बड़े मैसिव स्केल पे। वो धीरे धीरे लोगों को समझ आएगा कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। जो 1990 में जब सोवियत यूनियन टूटा था, उस वक्त जो ग्लोबल ऑर्डर टूट गया, जो हम बाइपोलैरिटी की तब बात करते थे कि दो बड़ी ताकतें पूरी दुनिया को बांट के रखे थी और चला रही थी, और उसके बाद से अभी तक जो 35 साल से हम देख रहे हैं एक यूनिपोलैरिटी दुनिया में है। एक सबसे बड़ी ताकत अमेरिका जो पूरी दुनिया को चला रही है, उसका ग्लोबल ऑर्डर टूट रहा है। और उस प्रोसेस में कई सारे लोग जो 35 साल जिन्होंने अपनी एम्पायर्स खड़ी की, अपनी इन्वेस्टमेंट्स बनाई, विदेशों में अपने बच्चों को भेजा, सेटल किया, उनके लिए परेशानी का वक्त है, क्योंकि कई सारी दुकानें जो है वो बंद हो रही है। इनफैक्ट विजय जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो FCRA के जो कानून है, जो बहुत सख्त तरीके से इम्प्लीमेंट हुए पिछले 5 साल में, कई सारी जो अभी इनफैक्ट जब बजट भी आया, कई सारे लोगों को आपत्ति हुई ये इसमें कि भारत को FDI चाहिए चाइना से। तो कई लोगों को परेशानी हुई कि क्यों भाई। और प्रधानमंत्री लगातार आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, लगातार अपनी डिफेंस इंडस्ट्री, डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो विदेशी ताकतें जो है, खासकर US जो है, ये बहुत पसंद नहीं आएगा। ऑलरेडी वो चाइना को थ्रेट मानते हैं सबसे बड़ा, और इस बीच में अगर इंडिया भी अपने आप में आत्मनिर्भर होता है, अपने पाँव पे खड़ा होता है,
तो ये तो जी, डबल प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध में भारत का अपना स्टैंड है, वो यूक्रेन के सामने अपना स्टैंड रखता है। बांग्लादेश को लेकर हिंदू माइनॉरिटी की बात वो कर रहा है। शेख हसीना को रामकृपाल जी अपने पास उन्होंने जगह दी है, संरक्षण दिया है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि भारत की अपनी डिप्लोमेसी है, अपनी नीति है, वो उसी के आधार पर चलेगा। देखिए, आज अभी जो आपने दिखाया जो हंस मोदी जी का, वो तो उन्होंने देश के अंदर जो ताकतें हैं, जो निराशावादी हैं, उसका जिक्र किया, लेकिन उनके भाषण में आज दोनों के लिए था। एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब मोदी ने भाषण देना शुरू किया तो जो उनका पहला वाक्य था वही वाक्य सबसे बड़ा था कि 4 जून को जो 240 और फलाना था उससे बहुत आगे हट करके और ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ उनका ये था। एक लाइन में उन्होंने कहा कि 2047 में हमने आज़ादी ले ली, इस देश के 40 करोड़ लोग आज़ादी के लिए मरने को तैयार थे, अब हम 140 करोड़ हैं, और अगर आज हर भारतीय सिर्फ देश के लिए जीने का संकल्प ले ले तो हम 2047 तक विकसित राष्ट्र हो जाएंगे। ये संदेश उन तमाम ताकतों के लिए भी एक बड़ी चीज था। 140 करोड़ लोग देश के लिए जीने का संकल्प ले लें, ये सबके लिए चुनौती थी, अंदर के लिए भी बाहर के लिए भी। अंदर के बारे में जो उन्होंने कहा, देखिए उसमें रिमार्केबल चीज एक है, मोदी जी ने कहा कि घोर निराशावादी ताकतें हैं, इनका एक ही उद्देश्य होता है कि देश के भले से पहले अपना भला, जब तक अपना भला नहीं तब तक उनको देश के भले से मतलब नहीं। तो ऐसे निराशा और विकृत मानसिकता के तमाम लोग हैं, उनसे खतरा है, और अगर कोई इस तरह की चीज होती है तो देश बहुत पीछे जाता है। लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि इनको भी हम जीतेंगे, इनका भी दिल जीतेंगे। देखिए बहुत बड़ी चीज है, उनको हम डिस्ट्रॉय नहीं करने जा रहे हैं, वो भी हमारे अपने हैं। उस विकृत मानसिकता से उनको मुक्त करेंगे और एक दिन वो मानेंगे कि हम सही राह पर हैं। इसके पहले जो उन्होंने कहा कि हम देश के लिए जीते हैं और देश के लिए, एक उन्होंने कहा। और दूसरा जो उन्होंने कहा, याद कीजिए, उन्होंने कहा कि देखिए भारत विकसित इसलिए बनना चाहता है कि हम वसुधैव कुटुंबकम, हमारी ताकत किसी के लिए खतरा नहीं है, न बनेगी। हम युद्ध के नहीं बुद्ध की बात करते हैं। तो इसलिए जिन ताकतों को यह लगता है कि भारत आगे बढ़ रहा है, और उन्होंने एक और बहुत बारीकी बात कही, ध्यान नहीं शायद आप लोग, उन्होंने कहा कि एक जमाना था डिफेंस का बजट जो भी होता था उसका 80% चला जाता था विदेश में हथियार खरीदने में। आज हमारे रक्षा मंत्री, मतलब रक्षा के विशेषज्ञ जो भी हैं, वो इतने खुश हैं कि 80% हमारा वो बच रहा है, हम बाहर भेज रहे हैं। जो लोग डिफेंस की बात करते, इशारा साफ था कि ये जो हथियार लॉबी पूरी दुनिया में है, जो बराबर करती थी, हमने उसको एक धक्का पहुंचाया है। आज भारत बहुत सारे रक्षा उपकरण बना करके बाहर भेज रहा है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने एक साफ बात कही कि खबरदार भारत को चुनौती मत देना। तो उन्होंने कहा कि चुनौतियों को चुनौती देने की हमारी क्षमता है और हमारी आदत भी है। ये बहुत बड़ी बात। अवधेश जी, लेकिन अब जो देश के भीतर वाली चुनौतियों की वो बात कर रहे थे, फिर उसमें उन्होंने कहा ये अराजकता चाहते हैं, और इस भाषण में एक बार उन्होंने जातिवाद का भी जिक्र किया कि हम जो काम कर रहे हैं उस पर जातिवाद का रंग कभी नहीं चढ़ेगा। देखिए, पूरे भाषण को थोड़ा इंटेग्रिटी में देखेंगे तब इसका अर्थ समझ में आएगा। समग्रता में देखिए, नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तो स्वतंत्रता दिवस पर जो संबोधन देते हैं, उनका पहला ये होता है कि स्वतंत्रता काल के संघर्षों से देश को प्रेरित करो कि आप देश के लिए जियो, देश के लिए काम करो। फिर ये बताओ कि हमारा लक्ष्य क्या है। देखिए, बाधा तो तब आएगी जब बड़ा लक्ष्य रखते हैं, बाधा करने वाले खड़े होते हैं। जब छोटा लक्ष्य है उसमें कहां कोई बाधा है। तो वो बताते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या था उस समय और आज हमारा लक्ष्य क्या है। फिर वो लोगों को विश्वास दिलाते हैं
कि ऐसा नहीं है कि मैं केवल बोल रहा हूं, इस देश ने क्या क्या किया है, क्या प्राप्त किया है, वो है। आज आपका कर्तव्य क्या है, उसमें फिर आता है कि ये बाधा डालने वाली शक्तियां कौन है। जब ये संपूर्ण रूप से आप देखेंगे तब वो इंटेग्रिटी में उनका वो पूरा का पूरा समझ में आता है। तो जाहिर है कि अगर वो बोल रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं, अब जैसे वो मैं एक कविता की पंक्ति पढ़ूंगा, शायद ज्यादा वो जो है ना उनका, सत्य मार्ग पर चलकर पाए अमर ज्योति का नया बिहान, शांति और सुख मिले सभी को, सबका जीवन मंगलमय हो, नहीं दुखी कोई भी जिन हो, नहीं किसी को कोई भय हो। तो जब इस प्रकार के सपने आप देखते हैं, जब वो बता रहे हैं ना कि गरीब से गरीब के घर में क्या स्थिति बनी है, वो जिनकी बात कर रहे हैं वो भी तो कोई सपने तो देखते हैं ना सर। यही बता रहे हैं कि ये जगो, हम जो काम कर रहे हैं ये आपके लिए काम है कि कोई भी किसी को इस देश में भय नहीं हो, कोई भी दुखी नहीं हो दुनिया में। और ये लोग जो हैं, ये जो बाधा डालने वाले हैं, उसके रास्ते बाधा डाल रहे हैं भारत के ऊपर। उन्होंने तो नाम नहीं लिया, आप तो ले सकते हैं।